बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहत। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक रहें भी, दुआ भी यही है। और ख़तरे की घंटी बज चुकी है, वो ये है कि आशूब चश्म वाला एक मसला जो आपने पहले देखा था, आप फिर एक दफ़ा से बहुत सारे लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, एहतियात बरतनी है। बाहर निकलते हुए कोशिश ये कीजिए ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए, गैर ज़रूरी तौर पर हाथ बार बार आंखों को ना लगाएं और आंखों में ग्लासेस वगैरह का इस्तेमाल करें। बार बार हाथ धोएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें जिनका हम एक्चुअली हमें जो है ख्याल रखना चाहिए, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपनी खबरों की तरफ भी आएंगे, लेकिन आशूब चश्म के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा खान साहब, हसन अली ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। मैं बड़ा परेशान हुई क्योंकि बाहर पकड़ा और मतलब मैंने अभी तक सुना नहीं है, कल से ना किसी पेशेंट को देखा है। इत्तेफाक हुआ आपका? हाँ बिल्कुल हुआ। कल उस्मान खादम मिले थे रिपोर्टर हमारे। अच्छा। उनको है शोबे चश्म और इस तरह के बेशुमार वाक़या जो हैं इस वक्त पंजाब में जो है पूरा अलर्ट जारी कर दिया गया है शोबे चश्म के हवाले से। और ये इस मौसम में, भादों के मौसम में नहीं आता है। मुझे ये याद है, ये गर्मी का एंड और बरसात का शुरू होता था जब ये आया करता था शोबे चश्म की वबा, और उसमें बच्चों को पसीना आना और उसमें उसको समझा जाता था कि उसमें है। ये बिल्कुल मौसम के से हट के मुझे ये लगता है। और आज हम डाटा भी इकट्ठा करेंगे। कल पंजाब गवर्नमेंट ने भी डाटा दिया है इसका, और जाहिद चौधरी साहब की खबर भी थी इस पर। तो मेरा ख्याल है मुझे ना अल्लाह ताला रहम करे, जैसे ही सुबह मैंने अखबार में ये खबर देखी ना, तो मुझे वो आई ड्रॉप वाला सीन भी याद आ गया। इसलिए ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत मोहतात रहना है। ऐसे किसी के भी कहने पर कुछ भी आंखों में डाल लेना भी अच्छी चीज नहीं। उसमें जो चीजें जो हैं वो ये है कि आप ठंडे पानी के छींटे जो हैं हाँ, वो इसमें होता है साफ रखें। अर्के गुलाब अगर आबे जमजम है तो वो ठंडा कर लें फ्रिज में, उसके ड्रॉपर में डाल लें और वो आप ड्रॉप डाल लें। आपकी इन्फेक्शन जितनी भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और ये इसमें जो उसने लिखा हुआ है खबर के अंदर, शोबे चश्म का फैलाव, मुतासरीन को मेल जोल महदूद रखने का मशवरा। आँख से आँख नहीं मिलानी आपने, आँखें मिलाकर जो आप वो है ना, लिखा हुआ है। मुझे तो नहीं यार, मैंने तो नहीं बोला ना, मुझे लिखा हुआ है कि वो कितना आंखें नीची रख लें। हाँ। ये मर्द हज़रात जो हैं उनको मेरे नैनो की मत सुनिए। नुसरत फतेह अली कह गए नैना डस लेंगे, तो ये वो नैना है जो शोबे चश्म वाले हैं, ये डस लेंगे, इस पे ना देखिए। मोहतात रहने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जैसे आमिर भाई ने कहा कि बिला वजह जो इस वक्त मौसम, बिला वजह भी किसी को ना देखें, बिला वजह भी किसी को ना देखें। हाँ, ना देखें। आमिर भाई ने ये कह दिया। हाँ। तो अब मेरा ख्याल है कि आमिर भाई की तजवीज़ पे ना अमल करना ज़रूरी है। और जैसे कि आमिर भाई ने बात की है कि ठंडा पानी एक तो आँखों में वो किया जाए, और साथ साथ में अर्के गुलाब, और अगर आबे जमजम नहीं है किसी के पास तो अर्के गुलाब जो है वो बाज़ार में बासानी दस्तयाब है, उससे जो है आँखों को धोया जाए ताकि ये इससे जो मुतासर हैं लोग वो ना हो सकें। और फिर वही बात है कि एहतियात करें। एहतियात सबसे मेन चीज़ एहतियात। अच्छा, और एक हसन, एक और चीज़ हम अपने नाज़रीन तक बता दें, क्योंकि माजी में भी हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहे हैं। 3-4 दिन ये रहता है, या 2-3 दिन मैक्सिमम। अगर किसी को बहुत सवेर है तो 3-4 दिन, अदरवाइज ये 2 दिन तो कम से कम लेके जाता है। रहता है, बिल्कुल रहता है। ये ना आंखों का जुकाम है, इस तरह से जुकाम 5 दिन लेता है, ये भी 5 दिन लेता है। ये बात याद रखें, ये जो शोबे चश्म है इसको आंखों का जुकाम भी कहा जाता है। और अगर आप नमाजी हैं माशाल्लाह से, तो आप वज़ू करते हैं बार बार, तो आप कोशिश करें कि आप साफ मुसफ़ा पानी से जो है वज़ू करें, आँखें धुल जाएंगी ऑटोमेटिकली। और उसके अलावा भी आप सुबह उठें सोए हुए तो आप ठंडे पानी के छींटे मारें, शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले छींटे मार लें, तो मेरा ख्याल है कि ये इससे बचा जा सकता है। हाथ बार बार धोने चाहिए आपको, ये अपनी आदत बना लें, जितना सफाई सुथराई का ख्याल। और जिसकी तरफ देखना ज़रूरी हो देख भी लें भाई। ये कही जा रहे थे कि ना देखें, लोगों को सब आपने ही हमारे व्यूअर्स को मशवरा दिया। और अब आप उन नैनों की तरफ ना देखें जो डस लेंगे, बाकी नैनों की तरफ। मुतासरीन जो हैं उनसे भी दूर रहें, और गैर ज़रूरी तौर पर अहमी लोगों को ना देखें। ये मेरे ख्याल से मुफ्त मशवरा था जो कि आमिर भाई ने दे दिया। अच्छा जी, हमने एक अगली खबर की तरफ आना है। ख्वाजा बरादरान ने जो है वो दौरा किया है। 6 एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा अफराद के लिए क्वारंटीन बनाएंगे, और विफाक सूबाई अमले की मंकी पॉक्स वैक्सीनेशन भी की जाएगी। बहुत अच्छा इकदाम है, टाइमली इसको देखना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि ख्वाजा बरादरान ने जो है स्क्रीनिंग के अमल का जायज़ा लेने के लिए एयरपोर्ट का दौरा किया है। हसन, टाइमली कुछ कर लेना ज़्यादा बेहतर था। देखें, जैसे कोरोना आया था और जिस तरह से लोग मुतासर होना शुरू हुए थे उससे, और उस वक्त भी
हमने मेरा ख्याल है अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने कबल उस वक्त ही इकदाम कर लिए थे, तो अब भी ये एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने भी बैरून मुल्क से सफ़र करके पाकिस्तान में एंटर होना है वो एयरपोर्ट के ज़रिए ही होना है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जिस तरह से पेचीदा कोरोना के टेस्ट को बनाया गया था वो ये ना करें, लोगों को सहूलत दें, स्क्रीनिंग की सहूलत बेहतर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बैरून मुल्क से सफ़र करके आ रहा है पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहा है उसको एयरपोर्ट पे ही, अगर ऐसा कोई सिस्टम हो इसकी स्क्रीनिंग का, एयरपोर्ट पे ही उसका पता चल जाए, तो इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ कोई नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मंकी पॉक्स का मसला आ जाता है तो उसको भी एहतियात करने की ज़रूरत है। हमने कोरोना में बहुत एहतियात की है, सब ने की, वर्क फ्रॉम होम भी था, बाकी भी अपना हम सब ने एहतियात की, तो इसमें भी हमें चाहिए। हमारा तो कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं था ना, हमारा नहीं था ना, लेकिन लोगों का जिनका था उन्होंने तो किया ना। तो अब इसमें यही चीज़ है कि स्क्रीनिंग के अमल को आसान बनाएं और बेहतर। अच्छा, इसमें आमिर भाई डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे थे कि 3-4 दिन बाद ये जो है जाहिर होना शुरू होता है, उससे पहले क्या होता है? आपको नॉर्मली नज़ला जुकाम बुखार वाले सिम्टम्स रहते हैं, लेकिन वो तो अब ये मौसम भी ऐसा ना, मौसम चेंज हो रहा है। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ कि अभी क्या हो रहा है, मेरे अपने बच्चों को दोनों को हल्का हल्का फ्लू भी फील हो रहा है, और कभी ऐसे लगता है, मुझे खुद ऐसे लगता है बॉडी में पेन हो रही है, बुखार हो रहा है। तो ये सिम्टम्स आजकल वैसे ही, तो फिर तो हमें डबल मोहतात रहना। मेरा ख्याल है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और ख्वाजगान जो हैं दोनों, मैं इनको ख्वाजगान ही कहता हूँ, ये ख्वाजगान जो हैं ये कल एयरपोर्ट पे गए थे। ज़रूरत इस समय की है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर पॉलिसी बनाए, तमाम एयरपोर्ट्स पर मुस्तकिल स्क्रीनिंग जो है सिस्टम को नाफिज़ अमल करे, और उसमें जो भी बाहर से आए, जिस भी मुल्क से आए, जिस भी शहर से आए, वो सेहतमंद है, बीमार है, कुछ भी है, वो एक दफ़ा उस स्क्रीनिंग से मुफ्त में गुजर के जाए। नहीं, आपको नहीं लगता कि स्क्रीनिंग परमानेंट कर देनी चाहिए? मैंने कहा मुस्तकिल सेंटर बनाने चाहिए। हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि मंकी पॉक्स आएगा तो फिर हम ये कोई शोबे चशम आएगा या कोई जो आया है उसको आपने कोई निकाल नहीं देना है, उसका आपने वीज़ा कैंसिल नहीं करना है, उसका पासपोर्ट जब्त नहीं करना है, उसको सिर्फ एहतियातें बतानी है, या उसको मुतलका जो डॉक्टर वहाँ मौजूद होएगा वो एक दफ़ा चेक करके उसको बता देगा भाई अगर आपको शोबे चशम है तो आप जो है गैर ज़रूरी, क्या लिखा हुआ था, मेल जोल, मैं भूल जाता हूँ मेल जोल वाला लफ्ज़ ना, गैर ज़रूरी मेल जोल जो है उससे आंखें 4 ना करें। अच्छा, मुझे नहीं, आंखें 2 हो जाती है, जब 4 आंखें मिले ना तो 2 हो जाती हैं आपको शायद वो, अब मैं इस पर वजाहत नहीं करना चाहता, लेकिन चले स्क्रीनिंग पे रहते हैं कि स्क्रीनिंग जो है ये मुस्तकिल हमारे यहाँ सेंटर्स बनने चाहिए। देखें हमारे लोग यहाँ हों या वहाँ हों, यहाँ हों या बाहर हों, मतलब इसका मुराद ये है, तो वो उस तरह से एहतियात नहीं करते हैं जिस तरह दुनिया भर में एहतियात की जाती है। अपनी हेल्थ की जो केयर की जाती है, हम लोग केयरलेसनेस वाले लोग नहीं करते। हम अल्लाह तो अक्ल खाते हैं, अल्लाह तो अक्ल रहते हैं, अल्लाह तो अक्ल पहनते हैं, अल्लाह तो अक्ल चलते हैं, और अल्लाह तो अक्ल शादी भी कर लेते हैं कि चल शादी तो बाद मुंडा ठीक हो जाएगा, शादी तो बाद कुड़ी ठीक हो जाएगी। अल्लाह तो अक्ल नहीं करते काम। कुछ लोग शादी इसलिए करते हैं अपने बच्चों की कि शादी के बाद ठीक हो जाएगा, इस तरह के काम है। तो भाई ज़रूरी ये है कि आप मुस्तकिल वहाँ पे सेंटर्स बनाएं, वहाँ से लोग स्क्रीनिंग करके आएँ, स्क्रीनिंग होके सेहतमंद है, लेकिन जाएँ अपनी फैमिली में मिले, लोगों में रहें, बस पे सफ़र करें, ट्रेन पे सफ़र करें। मुझे आप बताएं जो शोबे चशम का शिकार है, बस अड्डों पर आपकी स्क्रीनिंग का अमल आपके रेलवे स्टेशन जो शोबे चशम का शिकार है, अब वो एक बस में बैठ गया तो उस बस में 45 लोग बैठे हुए हैं, सही बात है, तो उनसे कितना करीब हो गया वो। अब देखें ना, उसने वही सीटों को हाथ लगाया, वही उसने खाना खाया, वही जो बेचारी वो जो बेस्ट होस्टेस है, उसने या एयर होस्टेस है या ट्रेन के होस्टेस है, उसने उसको खाना सर्व किया, तो सब उसी रिस्क में आ गए। तो अगर हम उसको पहले से उस पर वो निशान लगा दें कि ये भाई इससे ज़रा, ये बस में भी बैठेगा तो अलहदा एक सेपरेट सीट लेके बैठेगा, 2 सीटों के पैसे देगा वो, अलहदा लेके बैठेगा ताकि सब लोग मुतासर ना हो। तो मेरा हाल है ये ज़्यादा बेहतर है कि हमें मुस्तकिल तमाम बीमारियों के लिए, अब वबाओं का दौर है, ये दौर आखिर है, मैं हमेशा कहा करता हूँ, इसमें वबाएं फूटेगी और फूट रही, बिजलियाँ गिरेंगी, ये दौर आखिर है, ये है। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें और हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहें। तो मेरा ख्याल है कि इस दौर आखिर में आने वाली बीमारियों से आप बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, लेकिन आप ये ज़रूर करें कि एक मुस्तकिल सेंटर बना दें। ख्वाजा साहब और ख्वाजगान साहब,
आप जो हाँ, हैं, ये सजेशन बहुत अच्छी है, ये परमानेंट होना चाहिए, किसी वबा की सूरत में नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, पेरेंट्स से कहना चाहूंगी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर किसी बच्चे को सिम्टम्स हैं तो कोशिश ये करें कि आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें, बजाय इसके कि बाकी लोग मुतासर हों, बाकी बच्चे मुतासर, बड़ा बच्चे अच्छी केयर नहीं ना करते हैं आमिर भाई इस चीज़ ये की। अच्छा किया आपने बता दिया, और स्कूलों वालों को भी चाहिए हाँ। कि भाई गेट से उसको वापस भेजें, और वापस। उसको ये चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए, हाँ, ये बिल्कुल ऐसे चाहिए ही। कि ये एहतियात करें। स्कूलों में भी हर जगह पे जो है वो एहतियात ये एक की बच्चे- एक वाहिद हल है। ਉਹ ਯਾਰ हाँ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ administration- ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ आमिर भाई को बाकी अपना ऐसे बचपन याद आ रहा है। ऐसे बच्चे भी होते हैं, बहाने वाकई बाज सही कह भी रहे ਹੁੰਦੇ हैं। ਨੇ नहीं, आमिर भाई को ਮੇਰੇ अपना ਨਾਲ बचपन ਦੇ याद मैं तो कह रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो कल ताजिरों की हड़ताल पर हमने शहजाद खान का बीपर भी किया, और इसे कामयाब हड़ताल इसलिए कंसिडर किया जा सकता है, बल्कि कामयाब हुई क्योंकि आपकी तमाम बड़ी मार्केटें बंद रहीं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, और ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। आई विश कि मैं आपको दिखा सकती, ये खाली वो लोडर जिस पे रेडियाँ ये लोड करके अपना सामान, किसी का सामान जाके लोड करते हैं ट्रकों में। सो ये बेचारे मजदूर जो हैं उनके ऊपर बैठे हैं, और इसी इंतज़ार में कि शायद मार्केट खुल जाए तो शायद ये आज अपनी दिहाड़ी लगा सकें। लेकिन ताजिरों ने अब जी कल हड़ताल की, शटर डाउन, और वही उनके मुतालबात रहे, टैक्स और बिजली की कीमतें जो हैं वो कम की जाएं। ये होने वाली हैं, नहीं होने वाली, एक दिन में नुकसान कितना हुआ, ताजिरों की आगे की हिकमत अमली क्या है, इतनी आसानी से तो हुकूमत मान नहीं जाएगी। हसन क्या होगा? देखें अना ये जो कल की हड़ताल है ना, ये इसकी कॉल बेशक जमात कामयाब इस्लामी थी? कामयाब हड़ताल इसको कहेंगे, क्योंकि आपकी शहर की अगर बात करें ना, तो जो होलसेल मार्केट्स हैं उनका बंद होना, इसके साथ साथ जो मेन मार्केट्स हैं उनका बंद होना, इससे जाहिर होता है कि वाकई ताजरों ने एका करके हड़ताल की है। चंद ताजर थे जिन्होंने नहीं की, लेकिन मेजॉरिटी अगर हम 95% की बात करें तो शहर बंद था कल। और इत्तेफाक ये हुआ कि मैं लाहौर की बात चलें हम कर रहे हैं, मैं कल शहर से बाहर गया तो वहाँ पे भी मैंने मार्केट्स बंद देखी। ये सिर्फ लाहौर का नहीं, ओवरऑल कामयाब हड़ताल। कामयाब शहजाद हड़ताल खान रही। बता रहे हैं ऑटो पार्ट मार्केट बादामी सारी। बाग बंद थी, आजम क्लॉथ मार्केट बंद थी, आपकी अकबरी मंडी, हर चीज तो जो है इसका वो मतलब शालम मार्केट देखें, शालम पूरी एक मार्केट बोर्ड है वो, बिल्कुल बहुत सारी मार्केट्स हैं। अब इसमें देखने वाली चीज जो है ना वो ये है कि ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ताजिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सहूलत दें। अब जो छोटा ताजिर है, हुकूमत ने ये एडवांस टैक्स, एक जो ताजिर दोस्त स्कीम जिसको कहा जा रहा है वो मुतारिफ करवाई है, तो उसमें सहूलत भी तो दें साथ ताजिरों को, ठीक है। अब ताजिर, मैंने मान लिया कि जी ताजिर जो है वो टैक्स देना चाहते हैं, हुकूमत सहूलत नहीं दे रही है, हम भी मानते हैं, हम लोग भी टैक्स देते हैं ना, आप एक चीज़ लेने जाते हैं, आप टैक्स देते हैं, आपको भी सहूलत नहीं मिलती। सबसे पहले टैक्स नेट बढ़ाना होगा। अगर टैक्स नेट बढ़ेगा तो हर कोई टैक्स देगा। उन बड़े टैक्स चोरों के, ये ताजिर ही हैं, बड़े बड़े ताजिर जितने हैं वो टैक्स चोरी करते हैं। इसमें देखें, इसमें सबसे पहले तो जो महकमा है जिसको FBR कहा जाता है उसको भी काबू करने की ज़रूरत है कि उनकी मिली भगत के बगैर टैक्स चोरी नहीं हो सकता। जब तक अंडर इनवॉइसिंग जिसको कहा जाता है वो जो की जाती है हसन, उसमें लेकिन नहीं होता। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना आमिर भाई, जिसका दिल किया आपने कहा जी ये लो हम सब बंद कर रहे हैं, करके दिखाओ। मेरे से तो बात इस तरह से ना करें, क्योंकि मैंने तो ये कॉलम लिखा है जी, कच्चे के डाकू, बलोचिस्तान के दहशतगर्द, पक्के के ताजर, पक्के के ताजिर एक ही काम है तीनों का। सही कह रहे हैं। जितने ताजर, आप मुझे बताएं, आप बार बार रोज महंगाई का रोना रोते हैं, सब यहाँ बैठ कर रोते हैं ना जी, मुझे माफिया बताएं तो महंगाई यही है कौन ना। कर रहा, कौन माफिया था माफिया तो यही जो है। इसके पीछे है। 35 लाख ताजर आज तक अपनी रिटर्न जमा नहीं कराते हैं क्योंकि फाइलर नहीं है। हाँ, किसी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नॉन फाइलर होने का तस्वर नहीं है। तस्वुर ही नहीं है, बिल्कुल और सही यहाँ कह रहे हैं। 35 लाख ताजर इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि हमें टैक्स नेट में ना लाया जाए। हाँ बिल्कुल। ये इन्होंने 2006 में भी यही हड़ताल ये तो की, गुंडागर्दी 17 है। दिन जारी रही। हाँ। इन्होंने नवाज शरीफ का दौर था 2014 में, तब भी हड़ताल की। इन्होंने इमरान खान का दौर था 2019 में, तब भी हड़ताल की। आज शहबाज शरीफ का दौर है, तब भी हड़ताल कर रहे हैं। करते हैं तो करें, गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। कहीं नहीं है कि आप अपनी दुकान की हदूद जो आपकी मुकर्रर है उससे बाहर आए। आप मुझे शालमी जाकर दिखाएं, चलो पैदल। क्या लिंक रोड चले जाएं दुकान के आप- ऊपर आप तो मुझे बोर्ड लगा बताएं, के। ये ताजर जो जिनके साथ अलहाज और मदनी और पता नहीं मक्की और पता नहीं क्या क्या लगता है,
कादरी और पता नहीं इस्लामी नाम लगते हैं सारे, इनको वो हदीस याद कराएं जो कि ऑथेंटिक हदीस है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बड़ी इबादत जहाद है, लेकिन अगर जहाद में भी आप रास्ता रोकेंगे बिल्कुल तो आपका जहाद कबूल नहीं होगा। मैंने इस कॉलम के अंदर वो हदीस भी कोड की है, सुनने अभी माजा से है, उसमें कोड की है कि भाई उन्होंने कहा कि और आप क्या करते हैं, यही शालमी था जिसमें डबल डेकर बस चला करती थी, आज शालमी में आप पैदल, मैंने सफ़र किया हुआ है जी, मैं तो नया बंदा नहीं हूँ, मैं तो पुराना बंदा हूँ ना, हमने सफ़र किया हुआ है। पूरा बसों का अड्डा था शालमी में, जहाँ पे आपने डी पॉइंट प्लाजा बनाया ना, यहाँ बसों का अड्डा था। अब तो आप अकबरी चले जाएं, आप बाहर अकबरी इतना चले जाएं, इतना अकबरी सामान आप पड़ा। सर्कुलर रोड पे आप चढ़े छोड़े, तो आपको ये पता तो चल नूर जाता शहर है। है ना, आप अब चले जाएं करीम ब्लॉक की मार्केट में, नहीं नहीं चले आमिर जाएं। भाई क्रीम ब्लॉक भी ना जाएं, आप ये अपने टाउनशिप वाली मार्केट में आप जाकर हार रोड दिखा में दें। जाएं, सबसे बड़ा ये जो ईद मिलाद नबी में नातिया मुकाबला होएगा ना, वो करवाएंगे हार रोड वाले, आप मुझे वहां पैदल गुजर के दिखाएं। नहीं गुजरा जा सारों ने सामान बाहर रखा और उसके मतलब जो हदीस है, मैंने आपको कहा, मैंने अपने आज के कालम और बलाग में जो है उसको कोड किया है कि आप रास्ता रोकते हैं, आप सिर्फ इसलिए हड़ताल करें कि आपको टैक्स देना ना पड़े। आपका यहाँ सबसे बड़ा टैक्स नेट जो है, उसमें सबसे ज्यादा जो पे करता है वो तनख्वाहदार आदमी है। हम ही कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और कोई हम नहीं कर रहे हैं, हम कर ये एक ताजर, हमें मतलब तनख्वाह आप बाद चले में आ मिलती है, जाए, पहले टैक्स कटता है। टैक्स कट जाता उर्दू है। बाजार के एक ताजर ने, जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में, एक घर के थरे से अपना काम शुरू किया। आज वो उर्दू बाजार में सबसे बड़ी मार्केटों का मालिक है। उसकी लाहौर के अंदर 8-10 घर हैं, उसके बैरून मुल्क फ्लैट्स हैं, उसका कारोबार यहाँ से चाइना से और चाइना से बरतानिया तक फैला हुआ है, और वो सारों का वो इस वक्त है। और मुझे बताएं, वो थरे से यहाँ तक पहुँच गया, गवर्नमेंट को वो 1 रुपया देने को तैयार नहीं, सिर्फ फाइलर होने में। फाइलर गवर्नमेंट भी पड़ी है, आम बंदे मैं हर साल फाइलर होता मैंने हूँ, एक मैं बात हर साल कही है, फाइलर जब होता हूँ, तक- अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं कहा फाइलर होए। मेरी डेट आई, मैंने कहा मुझे फाइलर कर। उसने मुझसे एक बात पूछी, उसने कहा कोई चीज़ खरीदी, मैं कहा नहीं। कुछ बेची, मैं कहा नहीं। कहते सेम है, मैं कहा सेम। उसने कर दिया। इनको क्या प्रॉब्लम है जी ये करने में, इससे कोई टैक्स लागू नहीं होता, लेकिन आपका डाटा आ जाएगा, आपने इतने सालों में कितने मकान बनाए, कितनी कोठियां पैसा बनाई, कहाँ से आया, कितनी मेन मार्केटें चीज़। बनाई, कितनी आपने चीज की। आप उर्दू बाजार का अब नाम ही आ गया, तो मेरा क्योंकि स्कूल था, हम शालवी में रहते थे, उर्दू बाजार से गुजर के जाते थे पैदल। इसी उर्दू बाजार में वाल्वो बसें चला करती थी। आज आप उर्दू बाजार में मुझे पैदल गुजरे, भत्ता लेते हैं, ये सरकारी जगहों पे कब्जे करवाते हैं। गवर्नमेंट कहे इनको 4 दिन और हड़ताल करें, मैंने ये भी लिख दिया। गवर्नमेंट इनसे कहे 4 दिन और हड़ताल आमिर करो, भाई, हमें नुकसान तो गरीब आदमी का नहीं होगा होगा। ना। कह रही थी, इनका आमिर क्या भाई जाएगा, मजदूर ये का तो नुकसान AC है, में होगा, मजदूर इनका का, क्या नुकसान भाई होगा? वही आ गया। ये छुट्टी करके जाके करने सैर दो, करने जो है इनको वो जाओ, वहीं चले जाओ जाएंगे सैर या करो, कहीं भी चले इनको जाएंगे। सैर कराओ। आमिर भाई नहीं, नहीं, गरीब नहीं, आदमी है जो बेचारे आमिर भाई नहीं। इंतजार कर ये रहे जो हैं। इंतजार कर रहे हैं ना रोजी का, इनको गवर्नमेंट रोजी दे दे, छोड़ दें। गवर्नमेंट चलो ये कहाँ बात- गवर्नमेंट रोजी दे, गवर्नमेंट ना दे, कैसे आमिर दे भाई देगी, पता नहीं और कैसी दे बातें देगी। कर रहे गवर्नमेंट हैं। अगर बिलों में आपको दे सकती है तो इनको भी दे सकती है जो मजदूर है। छोड़ दे। मैं आमिर भाई आपने कहा 17 दिन की अभी हड़ताल गवर्नमेंट हुई, ने- आज तक कभी दी गवर्नमेंट ने की? और नहीं दी ना, तो आप दे दे गवर्नमेंट। यार मैं आप तो कहता हूँ कैसे दे? एक दफा ये मसला हल हो जाए, ये मसला नहीं हल होना। और हल हो जाना है। इससे आमिर बेरोजगारी भाई, बढ़ेगी, ताजरों को- बेरोजगारी जब बढ़ेगी। तक आपकी गवर्नमेंट ठीक अब नहीं भाई होती, नहीं, देखें, FBR सबसे मेन चीज ये फिर है। आप FBR पे आ गए। नहीं, आप और 15 यार दिन आप- कौन है? इदारा कौन है? मैंने आपको Tax जेर collection। बाय जेर गिनवाया कि ये बनना नहीं चाहते हैं। हसन अली, आप लड़ना चाहते हो तो लड़ लें भाई। मैंने आपको साल ब साल बताया, मैंने आपको ये बताया। अभी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट इन मजदूरों को रजिस्टर्ड करे, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करे, इनको 10,000 रुपया महीना दे दे, इनसे कहीं जाए हड़ताल पे। हम लाइन लगाने लगे, आप 1 फुट भी अपनी दुकान से बाहर आए तो हम ये आपको किसकी जिम्मेदारी है? इतना गवर्नमेंट की जुर्माना। जिम्मेदारी गवर्नमेंट है। की गवर्नमेंट से जिम्मेदारी कह है, रहा लेकिन गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट मजदूरों के लिए गवर्नमेंट कुछ से नहीं कह रहा करेगी। हूं। आमिर भाई गवर्नमेंट कहाँ कर ये रही है? ताजर कच्चे के डाकू से भी ज्यादा बड़े लुटेरे हैं। ये पूरे आपकी पाकिस्तान बात में मैं मान हैं। लेती हूँ। इत्तेफाक करते हैं इस हम बात से। आपकी बात मान ठीक है कि लेते ये हैं। माफिया और बहुत कब्जा बड़ा है, ये करते हैं, महंगाई ये करते हैं, अपना- सब ये कुछ करते हैं। गुंडागर्दी कर कब्जा- रहे हैं, ये हुकूमत आपको को मैं- जो है रिट आपको मैं हुकूमत। मजे की बात बताऊं, आज से चंद साल पहले तक आजम क्लॉथ मार्केट में ट्रक जाया करते थे। आप किसी को यकीन नहीं आएगा इस बात का। माल उतारने के लिए वाकई नहीं, पाकिस्तान हम क्लॉथ यकीन कर सकते हैं, हमने जो मार्केट मार्केट और की- आजम क्लॉथ मार्केट में ट्रक जाया करते थे। ये आजम क्लॉथ मार्केट के किसी ताजर को बुलाइएगा, यहाँ पे उससे पूछिएगा। वो आमिर भाई ये शालमी सारी के चीजें किसी हो गई, ताजर को, ठीक है। शालमी के किसी ताजर को उनसे बुलाइएगा, क्या पूछे पूछें, वो खुद जिम्मेदार है ये सब फायर करने के। हाइड्रेंट्स खत्म कर दिए, सब ये कुछ खत्म कब्जे कर दिया, हो वो गए। चलेगा बस। ये तो वो खा गए, वो जो फेल्थ डिपो होते थे जिसमें गंदगी कूड़ा फेंका जाता था, वहां पे इन्होंने दुकानें बना ली।
और ये कहते हैं हम मुशत चला रहे हैं। मुझे खबर को वाइंड ये अप बिल्कुल करना है। मुशत नहीं चला रहे। हसन, हुकूमत को कोई असर हुआ इनकी हड़ताल का? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मजदूरों की बात कर रहे हैं कि हुकूमत उनको जो मैं तो कहता हूं हुकूमत दे दे नहीं इनको। करेगी, नहीं करेगी। इनसे ब्लैकमेल ना हो। हुकूमत एक काम तो कर नहीं सकी, मजदूर की तनख्वाह दे दी ना एक बिजली पैसे में तो नहीं रिलीफ, खर्च कर सकी। दे दिया ना बिजली में रिलीफ। आमिर आप भाई, जैसे ये मर्जी बिजली के करें। रिलीफ पे बैठे आ हैं गया ना आप। बिल, नहीं, आ गया ना मुझे बात बिल, बताएं, 14 गवर्नमेंट ने जो- रुपए कम यूनिट पे बिल आ गया ना। दे दिया। आमिर भाई, अगर मुझे गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहे, बताएं, अगर मजदूर की गवर्नमेंट तनख्वाह चाहे। जो हुकूमत ने मुकर्रर किया आज तक वो तो एक जगह मिल पे नहीं इम्प्लीमेंट सकी। करा नहीं आप बात सकी। किस तो तरह आप की? कह रहे हैं आप कर रहे हैं मजदूर कि को तनख्वाह कंप्लीट हाँ, कर जो देंगे। इम्प्लीमेंट कराई है कहाँ वो से दे किसने देंगे? करनी है भाई? सरकार गवर्नमेंट ने तो कहा, सरकार ने कैसे करानी है? चेक एंड मुझे बैलेंस बताएं। किसने रखना है? यही तो मैं कहता सोशल हूँ। सिक्योरिटी कौन लेता है? एक चेक एंड बैलेंस तो करें कि इनसे तजावजात का खात्मा तो करें, खत्म करें। कभी भी नहीं इससे होगा। आपकी आज तक लूटी पता खत्म नहीं होगी। आप ना होने वाली आज सारी तक बातें नहीं कर ये रहे कि ना हैं। होने वाली इसमें बात नहीं अदालतें है। भी शामिल हो गई, ना सब कुछ हो हुकूमत चुका ने है, आज तक इतने कुछ नहीं मजदूरों हो को सका। रजिस्टर करके और ये कुछ नहीं देना होगा। है। अभी- आप हड़ताल अच्छा, के हक में गवर्नमेंट आप वैसे- कह रहे हैं जाए ताजिर हड़ताल अच्छा, करें। वैसे गवर्नमेंट गरीब ने एक क्या ऐप बना करेगा? दी, PSP उस पर रजिस्टर में 10,500 रुपए मिलेगा। देख लीजिए। चले देख लेते हैं कि इनको ये बन 10,000 गई ऐप, मिल रही है। बन गई। चले, ऐप ऐप बहुत मेन सी इनकम बन सपोर्ट गई है, प्रोग्राम भाई, जब सब आया कुछ था, हो गया। आप जैसे लोग कहते थे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, आज 12,500 रुपया पर हम मंथ खुद मोतरफ हैं उसके, हम खुद मोतरफ हैं उसके। कल मैंने मिल अपना रहा घर स्कीम पे भी है। बात और किया, मैं किसी एक गवर्नमेंट breaking ने की तरफ जा रही किसी हूं। गवर्नमेंट ने उस काम को नहीं रोका, चाहे वो आपकी नवाज बात शरीफ को आए, नहीं चाहे वो झुटला तब्दीली रहे, आई, आपकी चाहे बात को मार्शल गलत आया, बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन अगर- यही 10,000 रुपए मजदूरों का लगा दें, इनसे ब्लैकमेल ना हो, जो कि कच्चे के डाकुओं से ज्यादा मैंने तो पहले लुटेरे कहा है, हैं। ये तो ब्लैकमेल कर रहे आमिर हैं। भाई क्यों नहीं लगाते? हाँ। ये दहशत गर्द हैं, लुटेरे लगाए हैं। नहीं। लगाए। ये इनका बेचारे खत्म। जो मैंने बैठे PSP बता हैं, जो दिया। जिनके घरों में चूल्हे नहीं चले, वो किधर चले जाए? ऐप बता दी मैंने, चले, ऐप बता दी। ये मजदूर बेचारों ने दोनों कहा रजिस्टर्ड ऐप हो जाओ, इस्तेमाल करनी, मजदूरों। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहेंगे। लें जी, ड्राइविंग ड्राइविंग लाइसेंस जिन्होंने बनाना है उनको बार बार सहूलत दी जा रही है, और सिर्फ इस सहूलत देने का मकसद यही है कि किसी भी तरह लोगों को कायल कर लें कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लें, जो कि लाजम व मलजूम है। अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। अच्छा जी, लोग परेशान थे कि बड़ा मुश्किल इस टेस्ट को बना दिया गया है, बार बार फेल कर दिया जाता है, थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन दी जा रही है। दूसरा टेस्ट 15 दिन बाद लिया जाएगा। आमिर भाई, चलान की मान पाऊँ तो CTO साहब से कुछ अर्ज करूँ। मेरा मतलब ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेल हो जाए तो उसको दोबारा सप्ली भी आती है, पेपर्स में आती है, वो सप्ली लोग सप्लीमेंट्री पेपर दे देते हैं। ये अच्छी बात है, आपने 45 से 15 दिन कर दिया, इस पर बहुत अच्छा काम किया आपने, 6 माह रोटेशन कर दिया। इस शहर से जितनी बसें बाहर जा रही हैं ना, इनके ड्राइवर्स के एक दफ़ा टेस्ट करवा दें, बाहर से टीम मंगवा कर, लोकल नहीं, और सिर्फ बसों सिर्फ वाला करें, आमिर भाई। 2 या 3 बंदे बुलाएं, UK से बुला लें, अमेरिका से बुला लें, जहाँ से आपका दिल करता है, सऊदी अरब से बुला लें। ये सिर्फ ये जितनी बसें अड्डों से निकलती हैं, जितनी वैगनें निकलती हैं जो दूसरे शहरों को जाती हैं और ज़ियारतों पे जाती हैं, और बलूचिस्तान से गुजर के बसें गिराते हैं, जिसका बयान आ गया गुजरांवाले के, जहाँ लोग शहीद हुए, उन्होंने कहा कि वो ड्राइवर को ड्राइवरी नहीं आती थी, और जो ईरान में जो हादसा हुआ उसके वो ड्राइवर को पता ही नहीं था कि उसकी ब्रेकों में से धुआं निकल रहा था और वो चलाता चला जा रहा था, और बाद में उसने कहा जी पढ़ लो कलमा। ये जो पढ़ लो कलमा वाले ड्राइवर हैं सारे, इनका खुदारा एक दफ़ा किसी न्यूट्रल वेन्यू पे टेस्ट करा, यानी न्यूट्रल वेन्यू से मुराद न्यूट्रल बंदे बुला के, न्यूट्रल एम्पायर के जरिए, ये वाले आप वाले बुलाने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ के भी नहीं, अगर यहाँ चाहें का तो हो सकता है, छोड़ दें, यहाँ के जो चाहते हैं उनको हो जाता है। नहीं, मैं ये अड्डे वालों को जानता हूँ, हसन कौन कौन मंथली लेता है, हसन भाई, तो वही हसन भाई वाला काम ना करें। यहाँ यही कहने का मैंने मतलब आपसे है। कहा, पैसे के चक्कर में लोगों की जिंदगी मैंने का आपसे मकसद कहा ही ये है। कि आप UK से एक बंदा बुलाएं, ये कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, इनके ड्राइवर कमर्शियल हैं, जिसके भी अड्डे हैं, उसका एक दफ़ा टेस्ट आप जो है उस बंदे, एक बंदा बुला लें या ज़्यादा बंदे भी ना बुलाएं, उसको कहें कि हमें बताएं कि हम लाइन मार्किंग कैसे करें, इस पर हम ड्राइवर जो टेस्ट देगा उसको आप क्लियर करें कि ये हाईवे उनके पे चला स्टैंडर्ड के मुताबिक तो हम सब भी फेल हो जाएंगे। सब मैं फेल आपको हो बता जाएंगे। रही हूँ, अच्छा, उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या होगा? हम सब भी फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है हम आंखें बंद करके लाइसेंस जारी कर रहे हैं, हम वो कौम है जो कि फिर वही होगा जो कराची में हुआ, मालदार ने उड़ा दिया मोटरसाइकिल वालों को, गरीब कीरम कोर समझ के। वो बसें जो गिर रही हैं, फिर ठीक है, कभी कलर का आर्मी गिरती है, फैसलाबाद के बच्चे मरते हैं, कभी गुजरांवाले के बच्चे बलूचिस्तान में खाई में गिर के मरते हैं, कभी ईरान में हादसा आता है तो लोग मरते हैं भाई, तो फिर क्या हम मरने दें? मैंने इसीलिए कहा था चलान की मान पाऊँ तो अर्ज करूँ, ये ना हो कि मैं बाहर निकलूँ तो मेरा भी चलान होने शुरू हो जाए कि फड़ो यार
सीटीओ साहब ज़रा गुस्से की तेज़ हैं, वैसे बहुत अच्छी हैं और लेकिन उस गुस्से की तेज़ है, वो हो सकता है चलें शुक्र है सीएम के अलावा किसी निशान लगा दें। मैं भाई तमाम खवातीन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, खूबसूरत खवातीन की जरूरत नहीं मैं उनकी भी करता हूँ, अच्छा उनकी भी करता हूँ। वो यहाँ पे आई थी तो मैंने उनके साथ तस्वीर बनाई, जी मुझे पता है, मीडिया पे शेयर भी की थी। मैं जो खवातीन बाहिम्मत है उनकी हमेशा तारीफ करता हूँ। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये जो लाइसेंस है, ये मोटरसाइकिल वालों का, गाड़ियों का, ये आप कमर्शियल से शुरू हुए और एक न्यूट्रल बंदा बुला के बाहर से, न्यूट्रल एम्पायर आमिर भाई आप ये हसन अली इंग्लैंड रह के आया है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम सब फेल होंगे। अगर हम सब फेल हैं तो ना चलाएं गाड़ी। आप कहेंगे ये तो कोई हल ना हुआ। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आपके यहाँ सिस्टम ठीक नहीं होगा। आपने ये कह दिया 6 महीने एक ने कमा लिया, 6 महीने अब दूसरा कमाने के लिए आ जाए। नहीं हम घर बैठ जाते हैं। ये जो खबर है ना, असल खबर आप ये डिस्कस करना चाहती थी कि रोटेशन होगी, साल के बाद नहीं होगी, अब 6 महीने के बाद होगी। तो जो आएगा उसको पता है मैं 6 महीने के लिए आया, आप उसको 6 हफ्ते दे दें, 6 दिन दे दें, उसने जो अपना टारगेट पूरा करना है ना वो इससे पूरा करके जाएगा। उसको पता है दोबारा तो मैंने आना नहीं, तो दोबारा किसने पूछना भाई देखें, मैं जिन्हें लाइसेंस चाहवा जारी कर दें जिसको और ये आपका ये जो LTV है जिसको गाड़ी, सॉरी यार मैं तुम्हें बोलने, आप ही बोलो। नहीं ये जो LTV है ना, गाड़ी मोटरसाइकिल, ये तो लाइसेंस ही नहीं है। आप जरा HTV जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कमर्शियल व्हीकल सबसे अहम है, कमर्शियल, जिसने वेट बेयरिंग करनी है, जिसने ट्राला चलाना है, ट्रालर चलाना है, उसका लाइसेंस कितने में बिकता है आप लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का। ये ट्रांसपोर्टर्स कैसे कैसे लोगों को देते हैं और फिर उनको ड्राइवरों के जिस तरह से नखरे उठाते हैं, आपको पता नहीं कोई बताता है नहीं बताता, उनको तो वो सूटा भी फराहम किया जाता है। अच्छा, अब इसमें ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सीटीओ साहबा, आपके शहर से बसें निकलती हैं, आपके शहर से मोटरवे और हाईवेज पे जाती हैं, इनके ड्राइवरों के टेस्ट करा दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये फेल हुआ, पास हुआ, अब हसन। देखिए आमिर भाई, इसमें एक चीज़ है कि मोटरवे पे एक्सेल लोड का मसला आया था, आपको याद होगा, ठीक है, उस पर अमल दरामद अब शुरू हो गया ना, तो यहाँ पे ये इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो सकता? आप जो कह रहे हैं कि इंग्लैंड से बुलाओ तो फलानी जगह से बुलाओ, अगर आपके लोग ही ठीक हो जाएं। जब मोटरवे पे एक एक्सेल लोड का मसला आया और मोटरवे पुलिस ने ये कहा कि इससे ज़्यादा लोड जो है वो नहीं लेके जाने दिया जाएगा मोटरवे पे, तो ये तो एक बहुत आसान सी चीज़ है। ड्राइविंग लाइसेंस आप बाहर से कह रहे हैं, अगर आपके अपने यहाँ पे जो ये ड्राइविंग लाइसेंस बना के देने वाले लोग हैं, जो टेस्ट लेने वाले वो कंप्यूटराइज्ड होता है, वेट करना होता है, हाँ, उसमें कोई ये जो ईमानदारी और बेईमानी है ना, इसका कोई गैजेट नहीं है। याद रखिए भाई, मैं ज्यादा बहस नहीं करता। आमिर भाई देखिए मेरी बात, आप कर रहे हैं कंप्यूटराइज करने की बात, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है तो कंप्यूटर सामने आ जाता है, लाइसेंस किसने क्या बेईमानी करनी है? नहीं लाइसेंस को छोड़ दें, जिसने टेस्ट लेना है, जिसने टेस्ट लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई, मैं एग्री करती हूँ इस बात से। हसन, मतलब आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ये एहसन का बनवा, जिसने कभी गाड़ी चलाई नहीं होगी, वो बन जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ पे अपने अपने लोगों को आप क्यों नहीं इस काबिल करते? अच्छा, वो कैसे करें? आमिर करप्शन खत्म करें, आमिर भाई करप्शन खत्म करें। तो यही तो आपकी बात है, आप हुकूमत की बात करते हैं बार बार कि हुकूमत जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, से बंदा बुला के आपके सारे बंदे उससे मसला हो जाएगा आपका। हम हो जाएंगे, हाँ जी, हम हो जाएंगे। जिन्होंने वो लाइसेंस जारी किए वो आपके सामने आ जाएंगे कि इन्होंने इस बंदे को लाइसेंस जारी किया था, और ये 45-50 लोगों को साथ लेकर मौत की सवारी बना के मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा है। और आधे से ज्यादा आप ये जिन कमर्शियल ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, यकीन मानो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं निकलने, आप नहीं है, चिंग जी के लाइसेंस, वो चिंग जी का तो है लाइसेंस ही नहीं है, रिक्शे के लाइसेंस निकलेंगे, उनके पास तो होता ही नहीं है ना, चिंगची वाला या रिक्शे वाले के पास तो होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, आपके ये बड़ी कमर्शियल व्हीकल भी जो चलाते हैं ना, किसी के पास नहीं निकलना, आप देख लीजिएगा, या लोगों ने फेक भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है आमिर भाई ने, इस पर भी काम जरूर होना चाहिए। और दूसरा, प्लीज रोड पे जो भी सफर करने वाला है, लाजमो मलजूम करने के ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। बाकी टेस्ट कैसे लिया जा रहा है, किसको फेल किया जा रहा है, दोबारा लिया जा रहा है, जो जरूरी चीजें हैं वो आप अपनी जिम्मेदारी समझकर जरूर कोने खोल के लिया जा रहा है। पता है आपको, जो कोने लगाई थी ना वो मैंने देखा है, हाँ बिल्कुल, वो कोने खोल दी जाती हैं। जो अपना बंदा आता है ना उसके लिए वो कोने खोल दी जाती हैं, उसको कहते हैं इस पे इस तरह का कर लें, खत्म, बस ये तुम बात हो गया।
एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। रेगुलर लेक्चर्स भर्ती करने के बजाय कॉलेज टीचर इंटर्न रखने की समरी साल महकमा हायर एजुकेशन ने बेरोजगार एमए पास नौजवानों से हाथ कर दिया। ये कॉलेज इंटर्न वाला शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी हुआ था, अगर हसन याद हो तो क्या किया जा रहा है नौजवान? देखिए, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि बजाय इसके कि परमानेंट किया जाए और बाकायदा बाइज्जत रोज़गार दिया जाए, इस तरह से करके होगा ये कि उनको 8 माह तक फिर उनसे जो है वो अपने खर्चे पे आके टीचिंग करेंगे और सब कुछ करेंगे, और 8 माह बाद भी उनको जो मुकर्रर करदा पैसे होंगे वो मिलेंगे या नहीं, इसकी कोई यकीन दहानी नहीं। तो इसलिए बेहतर ये था कि इसके लिए बाकायदा तौर पे कोई और हल निकाला जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था। अभी भी हमारे यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है, जुनैद रियाज अक्सर ख़बर देते हैं कि स्कूलों में इतने टीचर्स की किल्लत जो है वो मौजूद है। तो ये अगर इनको भर्ती करके अगर हम उस पर एडहॉक पे कहें तो उस पर ही भर्ती इनको अगर कर लिया जाता तो चलें, इनका भी सिस्टम एक चलता रहता, जो एक कमी मौजूद है तालीमी निज़ाम में वो भी दूर हो जाती, बजाय इसके कि ये 8 माह के लिए इंटर्न जो है वो भर्ती करेंगे और 8 माह बाद जो है इनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो पहले भी भर्ती किए गए थे, मुझे याद है, आमिर भाई भी इस हवाले से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आमिर भाई तो कहेंगे ये बहुत अच्छा किया जा रहा है, मैं इसीलिए आई नहीं उनकी तरफ। देखिए, उस वक्त के लोगों को भी तनख्वाहें नहीं मिली थी, उन्होंने एहतजाज भी किए थे। तो इस चीज़ को देखते हुए एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, जो बेरोज़गार पढ़े लिखे बेरोज़गार लोग हैं उनके लिए इस तरह से ये 8 माह उनको जो नौकरी दे के उसके बाद क्या कहेंगे, महाना 50,000 मिल रहा, और क्या चाहिए ऐसी? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि जब मैं एमए करके निकला था 96 में, ऐसी पुरानी बात, और देखो मैं तो कह रहा हूँ इतनी पुरानी, मैं तो वहीं पुराना बंदा, हमें तो भाई किसी ने 1 रुपया नहीं दिया था कभी इंटर्नशिप कर ले। इंटर्नशिप जो है आपके इदारे में भी होती है, और ये पेड इंटर्नशिप जो पता है था। नहीं, इसमें क्या है, इसमें आपको क्या पता था? आमिर भाई, इंटर्नशिप एक हुकूमत नौजवानों को इंटर्नशिप दे रही है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप उसको सिखा रहे हैं, साथ सिखा भी रहे हैं और साथ 50,000 रुपया भी दे रहे हैं पर मंथ। तो उसके बाद का क्या है? आपके नहीं, फिर वही बात आ गई, आप घूम मुझे बताएं, आप अगर अपने आप बताएं, घूम के पोजीशन में नहीं है। अगर आपके तमाम अदारों में मुझे बताएं कौन से प्राइवेट अदारे में पेड इंटर्न 50,000 रुपए हमें पास को दी जा रही है? कि बगैर सुने सिफारिशी आमिर भाई, 1 मिनट देखिए, मेरी एक बात, जिसके पास होगी सिफारिश वो भर्ती नहीं होगा। क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा? आपको हायर एजुकेशन कमीशन, मैं नहीं मानती, मेरे सामने लोग सिफारिशें करना शुरू हो जाते हैं, या आपके जितने जितने मेंबर पार्लियामेंट अपने लोगों को नवाजेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो इस तरह से भर्ती नहीं करता है, ग्रेडिंग होती है, नंबर्स आते हैं, आमिर भाई पहले भी इंटरव्यूज होते हैं, आपको शायद ना तो सिस्टम का सिफारिश नहीं होती, अदराक है। तो मैं एक आप इस बात पे सिफारिश होती है, लिहाजा ये काम बंद कर दिया जाए। कैसी मजे की बात है, परमानेंट सोल्यूशन कैसी मजे। आप टीचर्स भर्ती कर लें, ये जो जैसे बता रहे थे कि टीचरों की सामियां खाली हैं, वो भर्ती कर लें, उसमें सिफारिश नहीं होगी, उसमें मेरिट भी होगी। मैंने कब कहा कि नहीं होगी, लेकिन एक और भाई नौजवानों को 50,000 रुपए मिल रहा है, उस पर आपको इतराज है? मुझे तो ये है इतराज नहीं, हम कह रहे हैं उनके लिए परमानेंट भी हो जाएंगे, पहले इंटर्न भर्ती होंगे ना, पहले इंटर्न नहीं, जो पहले आपने प्रोजेक्ट दिया। एक मिनट ठहर जाए, या अभी आप आयशा आपके साथ हैं, आयशा से पूछो, एक आपके साथ लड़की होती है अमरीन, ये इंटर्न भर्ती हुई थी, ये पक्की हुई है कि नहीं हुई? तो यहाँ पे हो गई है ना, क्या यही बात कर रहे हैं ना। सरकार पे भी यकीन है? बिल्कुल जी, आपके जितने लोग हैं था उसका क्या हुआ था? भाई मैं इस इदारे में इंटर्न भर्ती हुआ था, क्या हो गया आपको? आमिर भाई, आप अपनी बात छोड़ें, आप सरकार की बात करें। मैं इंटर्न भर्ती हुई, पक्की हो गई। और बच्चे, ये आप लोग जो चीज मिल रही होती है ना, उस पर कभी इतराज ना किया करो। गवर्नमेंट दे रही है ना, 8 माह के लिए दे रही है, मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट 2 माह भी है कि नहीं है, नहीं पता ना। फिर क्या होगा इन बच्चों मैं ये कहता फिर क्या होगा, वो मेरे अल्लाह को पता है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। ये फिर क्या होगा ना, जो एक तो उनको ट्रेनिंग मिली, निकलेगा तो फिर एक तो उनको ट्रेनिंग मिली, एक तो उनको ट्रेनिंग मिली, और इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से वैसे ठान रखी है, ट्रेनिंग मिलेगी, आपने हुकूमत का साथ देना है। बिजली सस्ती हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, पेट्रोल अच्छा बिजली सस्ती हो गई तो आप इस पे प्रॉब्लम है? आपने यही ये 8 माह में पेट्रोल महंगा हो जाए, आप कहते हैं खुदारा, जब मैंने एमए किया था हमें 50,000 रुपए मिलता और 4 लाख रुपए जमा होता मेरे पास 8 माह में, तो आपको आज मैं अपना बिजनेसमैन नहीं होता उर्दू बाजार में। आज मेरा आप बुला के मुझे 10 मिनट का मेहमान बिठाया होता आपने। देखिए, बात फिर यही होता ना, ना करें।
आपके इदारे में अगर कोई इंटर्नशिप करता है तो वो परमानेंट होता है वहां पे भी। ठीक है, वहाँ कहाँ होता है? जो काम के लोग हैं, जो याद रखें, वो सरकार में होए, प्राइवेट में होए, जो काम के बंदे होते हैं, सिफारिशी लोग होते हैं। आमिर भाई, आप ना पूरे, आप एक तो पूरे सिस्टम को रोटन समझती हैं। पहले आप अपने जहन साफ करें। ये पूरे का पूरा आमिर भाई, अभी आपने ड्राइविंग लाइसेंस वाले पे कहा, मैंने आपसे कहा जहां जहां फ्लॉज हैं वहां पे दूर करने चाहिए ना। कैसे दूर करेंगे आप बाहर से एक बंदा बुलाएं, उससे टेस्ट दिलवा लें, खत्म हो गया ना। आप कह रहे थे अपने बंदों के ईमानदार करें, मैं नहीं कहता। मैं कहता बाहर से बंदा बुलाएं, करें। ये जब अपने 8 माह की इंटर्नशिप पूरी करेंगे, इसके बाद इनको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में मेरिट पर किसी ना किसी सिफारिश से इनको भर्ती कर लिया, इनको प्राइवेट में, इनको प्राइवेट मिल जाए, अल्लाह करे मिल जाए, इनको प्राइवेट में, सरकारी में कहीं ना कहीं अकोमोडेट हो जाएंगे। हाँ, ये बेरोजगार रहे, जिसकी सिफारिश ये बेरोजगार है तो जो एमए भी किया ना इन्होंने, जो एमए भी किया वो भी इनका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये भूल जाएंगे बेचारे अपना। चले इनको 8 माह के लिए ही सही 50,000 रुपए पर मंथ मिल तो रहा है। मैं 50,000 जरूर मिलेगा, इंटर्न जरूर भर्ती होंगे लेकिन सिफारिश पे होंगे, परमानेंट जरूर होंगे लेकिन सिफारिश पे। चलो जो भर्ती होंगे उनको तो मिलेगा, हाँ, कैसे भी हो मुझे अब ये ना कि अब मुझे ये मैं इस पर बहस नहीं ना करना चाहता। मैं कहता हूँ जिसको मिल रहा है ना, इस पे मेरा अल्लाह मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक देता रहे कि किसी को मिल रहा है। मैं उसमें परमानेंट सोल्यूशन, आप करप्शन का बाबा आदम से लेकर आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सिफारिश का भी, सिफारिश का भी उन्होंने, आप मुझे कोई दौरे हुकूमत बता देना जिसमें ये काम नहीं होता था। हर हुकूमत में हुआ, सिर्फ पाकिस्तान में क्या, हर जगह होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मसला अब इसका ये आपका परमानेंट सोल्यूशन जिसको मिल रहा है उस पर खुश होया करें। एमए पास बच्चों को 50,000 मिले, जरूर मिले, लेकिन और मैं हायर एजुकेशन कमीशन को सलाम करता हूँ कि चलो बच्चों को ट्रेनिंग भी मिलेगी एमए पास को। हालांकि अब इनको एमफिल पे और पीएचडी पे जाना चाहिए था, इनको एमफिल और पीएचडी भी, लेकिन चले एमए पास को देंगे, वो इसके साथ साथ अपने कंटिन्यू रख सकेंगे, एमफिल कर सकेंगे, पीएचडी कर सकेंगे, नए स्कॉलर सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनको 50,000 रुपये मिल रहा है तो उनकी फीस अदायगी भी जो है वो हो जाएगी। अब वो सिफारिश पे आते हैं, मेरिट पे आते हैं। ये एक वो बहस है जो चलती रहेगी। मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया। नहीं आप बताएं, हम सुन रहे हैं आप। बोले आपने हुकूमत अब आप ये मान लिया ना कि सिफारिश होता है। और मैं कहता हूँ सिफारिश पे आए, मेरिट पे आए, आप उस बात को भूल जाए। हायर एजुकेशन कमीशन जो है अगर बच्चों को 50,000 रुपये पर मंथ लेके दे रहा है गवर्नमेंट से, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, और मैक्सिमम लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए। फिर बात यही आगे जो परमानेंट होंगे, हम चाह रहे हैं कि इनका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए। आपने कहा हुकूमत 20 दिन रहे, 10 दिन रहे, 10 साल रहे, ये तो किसी को कुछ नहीं पता। नहीं पता हमें, 5 साल तो उनको दिए हुए हैं। 5 साल तो है ना, वोट दिए हुए हैं, आपने दिए हुए हैं ना, हमने वोट दिए हुए हैं। 5 महीने क्या होगा ये तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इनका क्या परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। जो भर्ती हो जाएंगे, जो नहीं हो सकेंगे, उनका क्या बनेगा, ये सोचने वाली बात है। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद 9 इसके बाद हम शो में दोबारा से हाजिर होंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी हमारे शो का हिस्सा होंगी। सो आप हमारे शो में ज़रूर कॉल कीजिए और अपना जो भी आप इशू पूछना चाह रहे हैं, जो हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम गुफ्तगू करने वाले हैं। बहुत सारे लोग दौरे हाजिर में हमें देखें तो सबसे बड़ा मसला लोगों को जो फेस करना पड़ा है बच्चों की शादियों के हवाले से। शादी हो जाए तो इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल, घरेलू नाचाकियाँ, और फिर घर में इन्हीं नाचाकियों की वजह से मसाइल इस कदर बढ़ जाते हैं कि बात इलहदगी तक पहुँच जाती है। और अगर घर में ये सब मसाइल जन्म लेना शुरू कर दें तो फिर खुद ब खुद देखते हैं हम रिस्क में कमी होना शुरू हो जाती है। घर में हर कोई बंदा परेशान और बेचैनी की कैफियत में रहना शुरू कर देता है। सुकून किसी को मैसर नहीं, तो ये सुकून कैसे मिलेगा, घरेलू नाचाकियों का खात्मा कैसे हो सकेगा? बहुत सारे लोग ये सवालात से पूछ रहे थे, तो इस पे हम ज़रूर आप लोगों को गाइड भी करेंगे। आप लोगों की कॉल्स भी हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। रूहानी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए जो माँ बाप को, पेरेंट्स को मसला फेस करना पड़ रहा है बच्चियों की शादी के हवाले से, बच्चों की शादी के हवाले से, अच्छे रिश्ते मिलना, फिर शादी के बाद वाली ज़िंदगी के अलहदा से मसाइल हैं, क्यों इन मसाइल का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ माशरती तौर पर एक तब्दीली वाक़ई हुई है पिछले कुछ सालों में। माशरों में तब्दीलियाँ ओवरनाइट नहीं आया करती, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, गैर महसूस तरीके पे तब्दीलियाँ माशरे में दर आती हैं।
इसलिए उनका वक्त पर तदारक खासा दुश्वार होता है। यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। हमारे माशरे में तब्दीलियाँ आई, हमारी सोच में तब्दीलियाँ आई। आज से अगर 50 साल पीछे आप चले जाएं तो रिश्ते को परखने के मयार हमारे यहाँ मुख्तलिफ थे। हम जहाँ रिश्ता करते थे उनकी ख़ानदानी शराफत, लड़के का अपना किरदार, फिर तालीम, ये देखते थे। इससे भी पीछे जाएंगी तो रिश्ते बुजुर्ग तय करते थे और बुजुर्ग ख़ानदान के वो परखते थे बच्ची को या बच्चे को। वो ये देखते थे कि जिससे शादी होने वाली है उससे ज़हनी मुताबिकत इसकी कितनी है। तब्दीली आई तो फिर उस तरफ आ गए जो मैंने अर्ज़ किया। अब चूंकि हमारे यहाँ मॉरल वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती गई, उसकी जगह हम मटेरियलिस्टिक ज़्यादा होते गए। अब रिश्ते को परखने का मयार हमारे यहाँ वो सोशल स्टेटस बन गया इंसान का, उसकी दौलत, बाकी चीज़ें पसे-पुश चली गई। अब आगे एक नई तब्दीली आई कि शादी को सोशल स्टेटस के बेहतर होने का ज़रिया बना रहे हैं। कि हमारे यहाँ ये कोशिश होती कि हमारी बेटे बेटी की शादी ऐसी जगह पे हो जो जिनका सोशल स्टेटस ऊपर हो, ताकि अभी बातें तल्ख हैं, कहने की नहीं लेकिन सच है। ये जब तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाएं तो फिर रिश्तों में प्रॉब्लम आने लगती है। जिन लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ रिश्ते करने के सिलसिले में तब्दील की कि सबसे पहली बात कि ख़ानदानी शराफत, दूसरी चीज़ ये है कि पूरे ख़ानदान में ओवरऑल एजुकेशन लेवल, फिर लड़के का किरदार, लड़के की तालीम, लड़के का रोज़गार। जब ये प्रायोरिटी आदमी सेट करता है तो रिश्ते आसानी से हो जाते हैं। सही। क्योंकि उसका माशरती स्टेटस और माली स्टेटस नीचे चला जाता। जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा देखा कि लोग रातों रात गरीब हो गए, अल्लाह ताला की रहमत हुई तो रातों रात माली लिहाज से मजबूत हो गए। तो ये माली स्टेटस, इसके अंदर सबात तो है नहीं और दौलत के आने का और जाने का पता नहीं चलता। तो जो ये चीज़ इतनी नापायदार है उसके पीछे क्यों भागा जाए। तो अगर हम ये पहलू निकाल दें और ख़ानदानी शराफत, लड़के का किरदार, उसकी तालीम, क्योंकि अगर तालीम याफ्ता है लड़का और विलिंग टू वर्क है तो ज़िंदगी में ऊपर चढ़े जाएगा। ये तो कानून फितरत है कि अल्लाह ताला उसको तरक्की ज़रूर देगा। तो ऐसी चीज़ को न परखा जाए उन चीज़ों को जो बहुत मैटर करते हैं। शाह साहब, रिश्तों में वफादारी भी है। कहीं हम देखते हैं शोहर बीवी का वफादार नहीं, कहीं बीवी शोहर के वफादार नहीं। ये तमाम चीज़ें भी रिश्तों को ख़राब कर रही हैं। यकीनी तौर पे करती हैं। जब घर के अंदर बेसुकूनी हो जाएगी, ह्यूमन नेचर का हिस्सा है कि इंसान ज़हनी सुकून की तलाश में रहता है। तो जब घर के अंदर बेचैनी है, लड़ाई है, झगड़ा है, मसाइल की भरमार है, तो फिर इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुकून ढूंढता है।
मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, ये कोई वजह नहीं है, लेकिन रीजन जरूर ये बनता है जो कि नहीं बनना चाहिए। तो जब घर के अंदर सुकून हो जाए, मियां बीवी के ताल्लुकात में एक कमाल की चीज़ ये है कि अगर वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे के साथ अखलास का ताल्लुक है, तो फिर मैंने लोगों को फाके करके भी खुश देखा है। बेशक। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि एक दूसरे के फेथफुल हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग का लेवल ये है कि एक दूसरे की नज़रों को पहचानता है इंसान। तो जहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर ये माली चीज़ें, मटेरियल चीज़ें वैल्यू नहीं रखती हैं। तो जो बुजुर्ग एक ज़माने में देखा ये करते थे कि ज़हनी मुताबिकत सबसे ज़्यादा इस रिश्ते में अगर मार पड़ेगी इंसान को, तो ज़हनी जो मयार है उसका फ़र्क और जो वैल्यूज़ हैं उनका फ़र्क, वो बड़ी तकलीफदेह चीज़ है किसी भी रिश्ते में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत ज़्यादा है कि एक का ज़हनी लेवल कुछ और है, दूसरे का कुछ और है, एक की प्रायोरिटीज़ कुछ और है, दूसरे की कुछ और है। वहाँ बेसुकूनी शुरू हो जाती है और वहीं पे दूसरी कबाहतें भी जन्म लेती हैं। रिश्ता करते वक्त ज़हनी मुताबिकत को बहुत अहमियत देना चाहिए ताकि वो स्मूथली चल जाए रिश्ता। सही सही। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी। क्या पूछना चाह रहे हैं उनसे जाने तो। मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब क्या पूछना चाह रहे हैं आप शाह साहब से? जैसे 10 साल लड़ाई झगड़े, बच्चे कहना नहीं मान रहे, जॉब नहीं कर रहे, पढ़ाइयाँ छोड़ दी हैं, ये मसाइल बहुत खतरनाक है। क्वेश्चन रिपीट कर दें आप प्लीज। एक तो रिज़्क़ की बंदिश है 10 साल से, दूसरा घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, रिस्क की बंदिश है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं। बहुत शुक्रिया। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ रिस्क की बहुत तंगी आ जाए, इसके दो रास्ते हैं और बड़े आजमूदा हैं। उससे रिस्क खुल जाता है, रब की तरफ से ऐसी इनायात आती हैं। एक तो ये है कि इंसान अपनी सिस्टर्स हैं उनको लुक आफ्टर कर ले। जब मैं लुक आफ्टर कह रहा हूँ, उससे मुराद ये नहीं है कि आप उनका घर भर दें, तौफीक नहीं है। बहन चाहे मल्टी बिलियनर ही क्यों नहीं है, जब भी उससे मिले उसको कुछ ना कुछ दे दें, भले वो 25 पैसे का सिक्का हो, दे दीजिए उसको। इससे रिस्क खुल जाता है। ये तजर्बा है, न सिर्फ मेरा ज़ाती बल्कि बहुत से लोगों का, जिन्होंने ये नुस्खा आजमाया कि अपनी सिस्टर्स को लुक आफ्टर जिस आदमी ने किया है, उसका रिस्क बहुत ही वसी हुआ है। एक तो ये है। दूसरी एक कमाल की हमने बरकत देखी कि ये जो ईद उल अज़हा पर हम कुर्बानी करते हैं, जो आदमी कुर्बानी करता है उसका रिस्क वसी रहता है हमेशा, उसको कुशादगी, रिस्क की कुशादगी हासिल होती है। तो इन दोनों में से किसी एक पे आप अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला इनका रिस्क खुल जाएगा। चलिए जी, रिस्क में कुशादगी के लिए आपको इन दो चीज़ों पर ज़रूर फोकस। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पीछे कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हमारी मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि आपकी कॉल्स हम शामिल करते रहें। सो प्रोड्यूसर साहिबा से रिक्वेस्ट ये है कि कॉल्स सुनते रहें, क्वेश्चन लिखते रहें। सो हम साथ साथ आपके सवाल भी जो हैं वो ऐड करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं।
एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शाह साहब, जिद्दत के नाम पर हम जदीद ज़िंदगी के पीछे भागते हुए बेचैन होते जा रहे हैं। हमारे पास जितना कुछ है उसमें मज़ीद ज़्यादा की ख्वाहिश हमें परेशान करती जा रही है, सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ वैल्यूज़ तब्दील हो रही हैं। जहाँ भी हम मेटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो जाएंगे वहाँ पे बेचैनी ज़रूर आएगी। सही। इस्लाम किसी तरह भी इंसान को दौलत कमाने से मना नहीं करता, बशर्ते कि जायज़ राय से मेहनत करके ज़रूर कमाइए। इस्लाम में कहीं ममानियत नहीं है उसकी। लेकिन मटेरियल चीज़ों से दिल में प्यार पालना वो ज़रा ख़तरनाक हो जाता है। दौलत कमाना कोई बुराई नहीं, लेकिन दौलत को दिल में जगह न दी जाए। जब दिल में जगह नहीं होती तो उसका एक बड़ा खूबसूरत नतीजा ये होता है कि हमारे दिल से हिर्स और लालच निकल जाती है, और जहाँ हिर्स ख़त्म हो जाए वहाँ पे बेचैनी ख़त्म हो जाती है। हम दौलत ज़रूर कमाएं, लेकिन उसे दिल में जगह ना दें, उससे प्यार नहीं पालें। और जो आदमी अल्लाह ताला के हुजूर एक दुआ करता रहता है कि या बारी ताला मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा दे कि वो मेरी ज़रूरियात पूरी हो के बच रहा करे और उससे मैं तेरे बंदों की खिदमत करूं, ये ऐसा नुस्खा है, ये दुआ, कि दिल से हिर्स निकल जाती है और इंसान मेहनत से मैक्सिमम कमाना चाहता है, अपनी ज़ात पे कम और दूसरों पे ज़्यादा खर्च कर देता है। उससे जो सुकून हासिल होता है और उससे जो खुशी हासिल होती है वो कमाल की है। मैं इसीलिए एक बात अर्ज़ करता हूँ कि सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं है। बेशक। तो अगर इंसान वाक़तन खुश रहना चाहता है तो देना सीख ले। देने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम मेटेरियल चीज़ें ही दूसरों को दें, हत्ता कि एक मुस्कुराहट जो हमारे चेहरे पे आती है दूसरे को देख के, वो भी हम दूसरे को कुछ दे रहे हैं। बेशक। आप एक लम्हे को ये देखिए कि हम सभी लोग घर से दफ्तर कुछ न कुछ फासला तय करके आते हैं। अगर घर से हम निकले तो जाहिर है दूसरे रोड यूज़र्स भी हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि हर रोड यूज़र कानून की पाबंदी करे या उस अंदाज में अपनी व्हीकल चलाए जिस अंदाज में हम चाह रहे हैं जी। तो कहीं कोई मोटरसाइकिल वाला आपकी रुकावट बनेगा, कहीं कोई कार वाला आपकी गलत साइड पर आ जाएगा और पुश कर देगा, कोई बाइसिकल सवार आपकी मडगार्ड में घुसने की कोशिश करेगा। अब इसमें हमारे दो तरह के रवैये हो सकते हैं। एक तो हम बुड़बुड़ाएं कि क्या लोग कैसे ड्राइव करते हैं, ड्राइव करना नहीं आता, और हर एक को एक डर्टी लुक देते रहें। बाय द टाइम हम ऑफिस पहुंचेंगे तो हम ज़हनी तौर पे इतने थक गए होंगे और मजाज इतना बरहम होगा कि अपने कोलीग से खाम में लड़ना शुरू कर देंगे। वो बात जिसको हम स्ट्राइड में ले सकते हैं आसानी से, उस पर रिएक्ट कर जाएंगे। सही। लेकिन इसके बरक्स अपने आप को ये समझा लें कि हम सभी इंसान हैं। अब आज इससे गलती हो रही, कल मुझसे हो रही होगी, तो उसकी गलती के जवाब में उसको मुस्कुरा के देख लें आप। तो जब तक हम दफ्तर पहुंचेंगे बड़े खुशगवार मूड में होंगे,
और उससे हमारा रवैया दूसरों के लिए बड़ा खूबसूरत रहेगा और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, खुशगवार हो जाएगी। मोहम्मद सईद साहब हैं कॉलर हमारे साथ। जी सईद साहब पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम ये सलाम। पूछना चाह रहा हूँ जी कि मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटा। दोनों बेटियों की शादी कर दी है, वो अपने अपने घर में ठीक है। अब बेटा इकलौता ही था, उसको हायर एजुकेशन दिलवाई है और हाई एजुकेशन के बाद उसकी शादी भी खुद से खर्चा करके की है। 5-6 दफा मेरे साथ बदतमीजी की है, मैंने बेटे को समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसने भी मेरी बात समझने की बजाय उसी की साइड ली है। एटलीस्ट वो उसको लेके अलहदा चला गया। ठीक है सईद साहब, दोनों बेटियों की शादी की, बेटे को हायर एजुकेशन दिलवाई, बेटे की शादी भी अपने पैसों से की। अब कह रहे हैं कि बेटा मेरे से बदतमीजी भी करता है, मेरी बात नहीं सुनता, अपनी बीवी की बात सुनता है। थोड़ा सा मैं भी उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ इंसान के ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, बल्कि वो भी बड़े हो गए होते हैं। अगर हम लोग जो सीनियर हैं थोड़ा सा अपने रवैये में तब्दीली ले आए, वो ये है कि तवक्कुआत हमारी थोड़ी सी कंडीशनल हो जाए कि हम ये सोच लें कि जब हम उस उम्र में थे, जब मेरी शादी हुई है, उस वक्त मेरी ख्वाहिश क्या होती थी, मैं क्या तवक्को रखता था अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, तो हमारा रवैया चेंज हो जाएगा। ये कुदरती अमर है कि जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं, उसका घर बसाते हैं, ये और फ़ाम में यही लफ्ज़ यूज़ होता है और वो सही टर्मिनोलॉजी है कि उसका घर बसा देते हैं। अब उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होनी चाहिए। उसकी पहली प्रायोरिटी उसकी अपनी इमीडिएट फैमिली है जी। तो वो इंसानी जिबिल्लत के तहत ज़्यादा राग़िब होगा अपनी इमीडिएट फैमिली को, फर्माबरदार है, अच्छी तरबियत हुई है, माँ बाप का बहुत ख्याल रखेगा। लेकिन इन एनी केस शादी से पहले वो एक्सक्लूसिवली अपने माँ बाप का था, अब वो शेयर हो रहा है, तो कमी तो वाकई होगी। वो हम बुजुर्ग घर के उस बात को तस्लीम नहीं कर पाते हैं, तो हमें शिकवे शुरू होते हैं। सही, बिल्कुल। अगर हम औलाद को ये अलाउंस दे दें कि उसकी अपनी अब फैमिली है, उसे तवज्जो देनी है, समझदार बुजुर्ग उल्टा बेटे को समझा रहे होते हैं कि बेटा तुम्हारी अपनी फैमिली है, उसको टाइम दो, उसे तुम्हारी टाइम की ज़रूरत है। उससे घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है। बेशक। तो हम बुजुर्ग मेरी तरह के अगर अपनी तवक्कुआत को जायज़ हद के अंदर ले जाएं कि हमारे लिए इतना काफ़ी है कि बेटा आया ऑफिस से, पहले हमें सलाम करके फिर अपने कमरे में गया है। वो बीवी के साथ अगर बाहर जा रहा है तो हमें चाहे अखलाक़ें नहीं सही, वो दावत देता कि आए बाहर चले, मैं जा रहा हूँ। सही। तो माँ बाप अक्लमंद हैं तो उससे कहते हैं नहीं बेटा हमारा दिल नहीं चाह रहा, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं। तो वो पूछता है कि मैं आपके लिए आता, वो कुछ ले आऊँ, कुछ दिल चाह रहा खाने को। इसी को हम गनीमत जान लें कि बेटा हमारा फर्माबरदार है, अल्लाह से कुछ बिल्कुल। घर में सुकून हो जाएगा। थोड़ा सा हम बुजुर्गों को अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से बहुत सारे घरों का मसला है, और सिर्फ यही रवैये में तब्दीली से बहुत सारे घरों में सुकून हो सकता है। मिसेस अजमत ने हमें ज्वाइन किया है। जी पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
दरअसल मैंने ना ये पूछना है कि बच्चे ना आपस में लड़ते बहुत हैं, जॉइंट फैमिली है, बहुत समझाओ, प्यार से समझाओ, डाउन दो भी फिर तो समझते नहीं है बात। आवाज़ क्लियर नहीं है आयशा। जॉइंट फैमिली है, बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं, ये तो नेचुरल चीजें होती है। जॉइंट फैमिली है, बच्चों का आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है। वहाँ बच्चे तो बहरहाल बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल वहाँ वो समझदारी नहीं हो सकती जो बड़ों में है। तो हम अगर बहैसियत बुजुर्ग के ये सोच लें कि बच्चे हैं, तो ये वही कुछ करेंगे जितनी इनकी समझ है, अभी जितनी उम्र है इनकी समझ उसके मुताबिक है। लेकिन हम तो ग्रोन अप हैं, हम अगर समझदारी का सबूत दे दें जी और इसको तरह दे जाए, बहुत सी चीज़ें हमारी हल हो जाती हैं। सही। जब हम उनको इधर वी लाफ इट आउट और वी टेक इट इन स्ट्राइड, मसला हल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे हर चीज़ पर रिएक्ट होते हुए। एक ज़माने में ये जवानी का किस्सा है कि गुफ्तगू किसी स्टेटस पर जाके कैसी की जाए, उस पर बात हो रही थी। तो जो साहब हमें सिखा रहे थे, उन्होंने एक बात कही जो बाद में पता चला बड़ी यूजफुल बात थी। उन्होंने कहा कि आपसे सवाल किए जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हर सवाल का आप जवाब दें। कुछ पर खामोशी इख्तियार कर जाना या उसको टाल जाना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। इसको हम अगर अपनी खानगी जिंदगी पर ले जाएं तो जरूरी नहीं कि हम हर बात के जवाब में रिएक्ट करें, कोई रिएक्शन शो करें, पलट के जवाब दें। कुछ चीज़ों पर मुस्कुरा के खामोश हो जाना और कुछ बातों को बहला देना कोई और बात शुरू करके, वो बड़ा फायदेमंद हो जाता है। तो ये बच्चों के किस्से में भी बजाय इसके कि हम रिएक्ट करें, सही, ये ज़्यादा बेहतर नहीं कि हम उस बच्चे को जिसकी तरफ से ज्यादती हो रही है उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें। भाई इसी से एक बात मेरे जहन में आ गई जो आम घरों में प्रॉब्लम बनती है। हम बच्चे को खुद खराब कर लेते हैं, माँ बाप। तजर्बा हमारे पास होता नहीं है, ट्रेनिंग हमारे पास होती नहीं है। हर 2 मिनट के बाद, लाइक एवरी लविंग पेरेंट्स, हम बच्चे को एक नई एडवाइस डिश आउट कर रहे होते हैं। बेटा ये ना करो, बेटा ये ना करो। वो कोई चीज़ खराब कर रहा है तो बेटा ये खराब ना करो। ये जो हम हर 2 मिनट के बाद उसको एडवाइस दे रहे हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें पैदा हो रही हैं। एक, उसके अंदर रद्द अमल शदीद हो रहा है, जिद्दी हो रहा है जी। और तीसरा, नाफरमानी की तरफ जाएगा। तो अगर हम ये कर लें कि उसको डायरेक्ट मना करने की बजाय उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, अगर वो एक चीज़ तोड़ रहा है बच्चा, तो जिस चीज़ से उसकी बहुत दिलचस्पी है वो उसके सामने कर दें, ये देखें ये क्या है। तो जब हम उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर ये खामियां नहीं आती। सही। तो इसी तरह जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उसको माइंड करें और लड़ाई आपस में शुरू हो जाए, इख्तलाफ आए, तो उस बच्चे ही को डिस्ट्रैक्ट कर दें। थोड़ी सी ये आप प्रैक्टिस करके देखें, इससे बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती। ब्रेक के बाद आते हैं आपकी। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नौजवान आज का परेशान क्यों हैं, अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों हैं, सब्र क्यों नहीं है? शाह साहब, असल में जहाँ और बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ ख़राब हुई,
स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 हर आने वाला दिन पहले की निस्बत खराब आया, और ख़ास तौर पे हमारी सोशल वैल्यूज़, हमारे यहाँ जो घरेलू ज़िंदगी थी, हर आने वाला दिन पहले की निस्बत बुरा आया, और वो मुसलसल हम डिक्लाइन को हैं। शायद हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर इतनी अहम नहीं नज़र आती, उनको हमने इग्नोर किया। नतीजा ये है कि हमारे इंसानी रवैये वो मुख्तलिफ होने शुरू हो गए, और हमने किसी ने भी उस पर गौर नहीं किया कि हमारे रवैये दिन ब दिन ख़राब क्यों हो रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी से तफरीह को और स्पोर्ट्स को निकाल दिया। ये स्पोर्ट्स और तफरीह इंसान के अंदर की फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करने के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। जब वो घुटन अंदर हो गई है कि तफरीह नहीं है, खेल के मैदान नहीं रहे, उसका नतीजा ये कि वो अंदर का जो स्टीम है वो इतनी इकट्ठी हो गई कि अब इंसान का जहन और बदन फट रहा है उससे। ये जो अदम बर्दाश्त है, इसके अंदर इसका 90% रोल है। हमने कौम की ज़िंदगी से तफरीह का आंसर निकाल दिया। आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, किसी की ज़िंदगी को देखिए, हमारी ज़िंदगी में तफरीह नहीं है। ले दे के अगर एक तफरीह बाकी है तो वो आपका टीवी है, ऐसे उसके सामने हम बैठे रहते हैं। सेहत खराब होती है हमारी हर वक्त बैठने से। टीवी नहीं सेहत खराब करता, मैं क्लियर कर दूं। बैठा रहना हमें नुकसान देता है। सही। फिर ये अदम बर्दाश्त जो है ये कहाँ ख़त्म होती है? वो है जब हमारे अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होती है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है। ये दो चीज़ें ये इंसानी कैरेक्टर को खूबसूरत बनाने में बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो जब हमारे यहाँ खेल ख़त्म हो गए तो ना वो टीम स्पिरिट डेवलप होगी हमारे यहाँ, ना हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होगी। इसको हम वापस लाए अपनी ज़िंदगी में। आप तो खैर अभी बहुत कम उम्र हैं, आपने वो ज़माना नहीं देखा, लेकिन हमने अपना बचपन देखा है कि इसी शहर लाहौर के हर मोहल्ले में, उसका ब्लॉक तो कहलाते नहीं थे, मोहल्ला कहलाता था। हर मोहल्ले का अपना एक पार्क था जिसमें उस इलाके में रहने वाले बच्चे शाम को खेलते थे। जगह जगह पार्क्स बने हुए थे। फिर एक सेंट्रल पार्क था जिसका अब नया नाम इकबाल पार्क आ गया, उसको ये मिंटो पार्क कहलाता था। जी। तमाम बच्चों को ये सहूलत दस्तयाब थी कि वो शाम को जाके वहाँ खेलें। हमारे वक्त में जो स्कूल जहाँ हम पढ़े, उन सब की अपनी अपनी डेडिकेटेड ग्राउंड्स थी स्कूल के साथ। स्टूडेंट्स अपने स्कूल की ग्राउंड में जाके खेल सकते थे। फिर इससे भी बड़ी एक चीज़, खूबसूरत चीज़ थी कि हमारे यहाँ एक पीरियड 45 मिनट्स का डेली पीटी का पीरियड कहलाता था। वो असल में लफ्ज़ था फिजिकल ट्रेनिंग। जी। तो उसमें हमारे जो पीटी इंस्ट्रक्टर थे, पीटीआई, वो ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, वो पीटीआई थे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। जी। वो 45 मिनट हमें ग्राउंड में ले जाके हमसे एक्सरसाइज कराते थे। उसके
नतीजे में 2-3 चीज़ें पैदा हो जाती थी। एक तो यूनिफॉर्मिटी आती थी कि उनकी एक कमांड पर हर बच्चा जो आमतौर पे 45 से 50 स्टूडेंट होते थे एक क्लास में जी। वो मूव करते थे तो वो एक यूनिटी पैदा होती थी, कमांड को फॉलो करने की सलाहियत पैदा होती थी, टीम स्पिरिट पैदा होती थी, फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती थी, उसके अंदर पाबंदी आती थी। सही। वो एक 45 मिनट का जो पीरियड है वो इतना कुछ बच्चे के अंदर इनकलकेट करता था कि वो सारी उम्र चलता था। इवन प्राइमरी स्कूल में, सही कहा आपने। मैं तो कॉर्पोरेशन के प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, जिसको फ़याम में टाट मार का स्कूल कहते हैं। तो उस प्राइमरी स्कूल के अंदर भी एक पीरियड हमारा पीटी का ज़रूर होता था। ये चीज़ें वापस ले आइए तो जिंदगी में नज़्म तो सब नौजवानों में अदम बर्दाश्त खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। वेलकम बैक। मुस्बत सोच को किस तरह से हम जो है वो आम कर सकते हैं। सामने वाला बंदा अगर कुछ समझाना चाहे, कोई भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव है, ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, क्यों है ऐसा? जनाब हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक बात फरमाई थी कि बदगुमानी दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जब हम बदगुमान होते हैं दूसरों से तो फिर हमारे अंदर ये नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। अगर हम हर इंसान को पॉजिटिवली ले लेंगे, अपने आप को समझाएं कि नहीं ये आदमी मेरे खिलाफ क्यों बोलेगा, मुझे नेगेटिव मशवरा क्यों देगा, इसका क्या फायदा होता है। तो जब हम खुशगमान रहते हैं लोगों के बारे में, कहीं कहीं नुकसान होता ज़रूर है इंसान को, लेकिन वो बहुत कम होता है। कमाल की बात यह है कि इंसान है, उसके अंदर कुदरत ने एक करंट रखा हुआ है जो 3.5 to 5 वोल्ट तक होता है। उसके नतीजे में हमारी बॉडी का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरों पे असरअंदाज होता है, जिसको हम वाइब्स कहते हैं और फ़याम में। जब मेरी अपनी थिंकिंग पॉजिटिव है, मैं हर इंसान को पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ, हर आदमी के बारे में अच्छा सोचता हूँ, तो वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड पर्सनालिटी का, या उसको ऑरा भी कहते हैं, वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल। सामने वाले को मुझसे वाइब्स पॉजिटिव मिलेंगी, मेरा ऑरा उसको पॉजिटिव दिखाई देगा। सही। तो जब मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा और सामने वाले को वाइब्स पॉजिटिव आती हैं, तो कोई आदमी मेरे लिए नेगेटिव रह नहीं सकता। ठीक। मास्वाय एक्सेप्शनल केसेस के वो होते हैं हमेशा, लेकिन एक्सेप्शंस को हम कभी कोट नहीं कर सकते एज एग्जाम्पल्स। जी। तो अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा आदमी हमारे लिए पॉजिटिव रहे, तो जरूरी ये है कि पहले मैं अपने आप को पॉजिटिव कर लूं, ताकि मेरी जिस्म से निकलने वाली वाइब्स दूसरे पर पॉजिटिव असर रखें। आपने बहुत से लोग देखे होंगे शक्ल सूरत के, कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, सही, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब फ्रेशनेस कह देती है, बशाशत। वो फ्रेशनेस असल में वो बशाशत है उसके चेहरे की, और वो बशाशत है उसके अपने अंदर की सोच की, बिल्कुल, जो उसका फेस ग्लो कर रहा है। बिल्कुल।
तो उसको वो देख के आपको खुद ब खुशी खुद का एहसास खुशगवार एहसास देती है। शाह साहब माजरत, हमारे पास वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।